नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग रसायन विज्ञान को क्रमवार तरीके से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों का जो पहला अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ। हम लोग कुल 9 अध्यायों में रसायन विज्ञान को समझने वाले हैं। उसके बारे में आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन सा अध्याय हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग पिछला वीडियो में पदार्थ के बारे में देख चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो पदार्थ की फिजिकल नेचर या भौतिक प्रकृति के बारे में आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो भौतिक मतलब क्या होता है? जो कि आपको आंखों से दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, उसको हम लोग भौतिक के नाम से जानते हैं कि उसका भौतिक प्रकृति है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो पत्थर है ये क्या से बना है? तो ये छोटे छोटे कणों से बनता है। तो इस तरह से अर्थात अगर हम कहें कि ये जो पत्थर का निर्माण हुआ है या जी ये जो पानी का निर्माण हुआ है वो कणों से मिलके इसका निर्माण हुआ है। और आपको पता होगा कि ये जो कण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 1 विलियन का बात करें तो लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास इसका व्यास रहता है। तो इस तरह से इसके कण जो रहते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे एक उदाहरण लेता है, जिसमें एनसीईआरटी में दिया गया है कि 100 ml पानी में अगर पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ 10 ml डाला जाए, उसके बाद फिर यहाँ से अगर हम 10 ml दूसरा बीकर में, फिर 10 ml अगले बीकर में, फिर 10 ml एक अगले बीकर में हम डालें, तो यहाँ कणों का संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये जो कण है ऊपर से नीचे तक पूरे समान मात्रा से यहाँ पे घुले हुए हैं, और कणों की संख्या कम होने के कारण यहाँ रंग भी इसका फीका हो रहा है। तो ये जो कण है इसके बीच में घुले हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो कण है बहुत सूक्ष्म होंगे, इसीलिए ये जल के कण के बीच यहाँ जो भी स्पेस होगा वहाँ पे ये रह गए हैं या घुले हुए हैं। जैसे कि नमक में है तो नमक को भी जैसे पानी में डालते हैं तो पानी का 2 कण होगा, उसके बीच नमक घुल गया होगा या उस स्पेस में समा गया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पे भी अगर आप 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डालते हैं या 1 चम्मच नमक डालते हैं तो उसके आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। घनत्व में परिवर्तन होगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पदार्थ के कम से कम 3 यहाँ पे नेचर होते हैं। एक नेचर यहाँ पे ये है कि पदार्थ में गतिशीलता पाई जाती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ ना कुछ उसमें गति तो पाया जाता है। गैस में ज़्यादा गति पाया जाता है, ठोस में सबसे कम गति। इसीलिए अगरबत्ती कहीं पे जलता है तो उसका सुगंध कहीं और पे आता है, खाना कहीं बनता है तो उसका सुगंध एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पदार्थ के और भी बहुत सारे गुण हैं, जिसमें पहला गुण हम लोग देखते हैं आकृति और आयतन। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे ठोस है, ठोस में आकृति और आयतन दोनों जो होता है वो दोनों का दोनों निश्चित होता है, ये कभी बदलते नहीं है। चाहे आप पेन को कहीं पे भी रख दीजिए, पेन का आकृति भी वही रहेगा और वॉल्यूम भी वही रहेगा। लेकिन जल के आकृति के बारे में, जैसे कि आप समझिए दूध का एक पाउच खरीद के लाते हैं, वो पाउच जो रहता है उसका आकार कुछ और रहता है, बर्तन में जब उसको डालते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। यानी आकृति जो रहता है वो अनिश्चित रहता है। लेकिन जो आप 1 लीटर दूध खरीद के लाते हैं वो लीटर तो 1 ही लीटर रहता है, चाहे आप उसको कहीं पे रखें। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो इसका वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। और अगर हम ये बात करें कि गैस में, तो दोनों का दोनों चीज़ यहाँ पे अनिश्चित होता है, चाहे हम आकृति की बात करें चाहे आयतन की बात करें। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ पहला गुण हम लोग पदार्थ के बारे में देखें। अब नेक्स्ट हम लोग पदार्थ के बारे में एक गुण देखते हैं जिसे कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। देखिए अणु यहाँ पे कहा जाता है कि 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। जैसे क्लोरीन यहाँ पे एक परमाणु है और हाइड्रोजन भी एक यहाँ पे परमाणु है। इन 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे आप इस शब्द को ध्यान दीजिए, बोलता है क्या? अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो यहाँ पे कहना क्या चल रहा है कि अणु के बीच में जो आकर्षण बल हो रहा है उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए तो ये एक अणु है, ये भी एक अणु है, इसके बीच जो भी आकर्षण बल लग रहा है उसी का हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की तुलना में वीक या कमज़ोर रहता है। जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं? तो यहाँ पे 2 परमाणुओं के बीच, ये एक परमाणु है क्लोरीन और ये एक परमाणु है आपका, परमाणु है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच जो लग रहा है ये आकर्षण बल, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स यानी अणु के बीच जो लगने वाला बल है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है क्लोरीन और
हाइड्रोजन के बीच वो स्ट्रांग होता है तुलनात्मक रूप में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स के तुलना में। इसका रीजन या एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि एक बीकर यहाँ पे जल ले, जो कि मान चलिए यहाँ पे एक जल है और ये जो है वो 1 लीटर है। 1 लीटर जल में आपको पता होगा कि जल जो बना है वो H2O अणु से बना है। अब ये जो H2O अणु बना है लाखों करोड़ों H2O से बना होगा। अगर इसको हम 2 पार्ट में बांट दें, आधा आधा लीटर में, जैसे आधा लीटर यहाँ पे H2O रख दें, तो देखिए ये जो अणु था इसको तो आप अलग कर दिए। मानिए चलिए आधा 1 करोड़ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ लीजिए, 1 करोड़ अणु जब H2O का बना तो वो जल आपको 1 लीटर या 10 ग्राम जो भी मान लीजिए आप वो मिल रहा है। जैसे मानिए चलते हैं 10 ग्राम में 1 करोड़ H2O का मात्रा है, तो आप उसको 5 ग्राम अगर कर दीजिएगा तो आधा करोड़ यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए H2O को H2O से आप अलग कर दिए, लेकिन यही चीज़ आपको कहा जाए कि H2O से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आप अलग कर दीजिए, तो ये संभव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस आकर्षण बल को आप आसानी से आप तोड़ पाएँ, लेकिन इसके बीच के आकर्षण बल को आप तोड़ नहीं पाएँ। इसलिए ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपका स्ट्रांग रहता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है वो आपका वीक रहता है, कमज़ोर रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रॉपर्टीज़ है आपका अंतरा आणविक स्थान। तो देखिए ये जो नाम ही है अंतरा आणविकता, अणु के बीच में, अभी हम लोग देखें ये एक क्या है, अणु है, ये भी एक क्या है, अणु है। इन दोनों अणुओं के बीच का जो गैपिंग होता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अब आपको देखना है जैसे यहाँ पे स्थान, तो गैस में अंतराणविक स्थान क्या आता है, सबसे ज़्यादा, जबकि ठोस में सबसे कम, लिक्विड में इन दोनों के बीच होता है। उसी प्रकार आकर्षण बल का अगर बात करें तो इसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसीलिए तो ये एक दूसरे के नज़दीक है। इसमें आकर्षण बल क्या होता है, कम, इसीलिए एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। इस तरह से एक छोटा सा आपको ओवरव्यू रखना है कि ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, गैस में क्या होता है, और इसे तुलनात्मक रूप से आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब हम लोग पदार्थ का अगला गुण को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक और द्रव्यमान। तो आपको पता होगा कि ठोस, एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए रूम टेम्परेचर का बात करते हैं। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक ठोस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन। आयरन का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है करीबन 1538 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि वह तापमान जिसमें कोई जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। जैसे कि हम कहें ये जल है, तो जल कितना डिग्री में मेल्ट हो जाता है, 0 डिग्री में मेल्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं तो वो तापमान जिसमें कोई जो पदार्थ जो होता है खौलना शुरू होता है। जैसे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे सामान्य अवस्था में कितना खौलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से लोहा जो है वो मेल्ट कब होगा, तो 1538 डिग्री में, और बॉयल कब होगा, तो 2862 डिग्री में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये लिक्विड वाला ही लिए थे, तो लिक्विड वाला जो लिए थे यानी कि जल हम लिए थे, तो जल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, लगभग 100 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन यही जल है, इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ले तो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गैस का, O2 का। तो O2 का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ले, यानी कि ऑक्सीजन को अगर आप मेल्ट कीजिएगा तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लगभग -218 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब इसमें आप कहिएगा इतना बताने का आवश्यकता क्या था, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि एक जो द्रव होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर की तुलना में कम होता है या अधिक, तो आप इसको ध्यान दीजिए। ठोस, तो देखिए ठोस जो होता है दोनों जो है 1538 और 2862 है, दोनों 25 डिग्री के आसपास से क्या है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ठोस का रूम टेम्परेचर से हमेशा दोनों का दोनों क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अब हम देखते हैं आपका लिक्विड का। तो लिक्विड का अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये 25 डिग्री से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यानी कि अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम बात करें तो देखिए ये कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट जो होगा रूम टेम्परेचर की तुलना में
कम होगा। अब गैस के बारे में देखें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों माइनस में है, यानी कि 0 डिग्री या 25 डिग्री से ये क्या है, कम है। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का दोनों ये आपका गैस में कम ही होगा। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है कि द्रव का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक है या द्रव का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को, इस तरह के स्टेटमेंट का आप सवाल को आसानी से बना सकते हो। वीडियो को आप लोग देखते रहिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।